आज अंग कोकिल डॉक्टर परमानंद पांडे एवं महाकवि रामचंद्र जायसवाल जयंती के अवसर पर यहाँ हम एकत्रित हुए हैं। साथ ही आज एक कवि सम्मेलन भी आयोजित है। ये सारे कार्यक्रम समयानुसार आपके समक्ष संपन्न होंगे। हमारे सभी आदरणीय अतिथिगण मंच पर पधार चुके हैं और हम हमेशा की तरह आज की इस सारस्वत उत्सव का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि एवं समस्त अतिथिगण जो मंचस्थ हैं, वे सभी इस दीप प्रज्वलन कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। शशि जी, दीप प्रज्वलन कार्यक्रम संपन्न हुआ और अब अवसर है, आज हम जिनकी जयंती मना रहे हैं, मेरा आशय डॉक्टर परमानंद पांडे एवं डॉक्टर रामचंद्र जायसवाल, आप दोनों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित करने का अवसर है। मंचस्थ हमारे सभी आदरणीय अतिथिगण पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सभागार में उपस्थित आप आदरणीय जनों से आग्रह है, आप भी इन दोनों महान विभूतियों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। अब अवसर है वाणी वंदना का। मैं बड़े ही आदर के साथ इस सारस्वत उत्सव में वाणी वंदना प्रस्तुत करने के लिए श्रीमती चंदा मिश्र जी से आग्रह करता हूं। कृपया पधारें चंदा मिश्र जी एवं वाणी वंदना प्रस्तुत करें। हार्दिक स्वागत है आपका। माँ शारदे को प्रणाम और आप सभी को।
देवी दुर्गे उमा विश्वजननी रमा मोह माया एक जगदम्ब तेरा सहारा। देवी दुर्गे उमा विश्वजननी रमा मोह माया एक जगदम्ब तेरा सहारा। जो तू ही वैष्णवी मोह माया तूने सारे जगत को बनाया। चरण कमलों में माँ रहता मस्तक नवा ये हमारा एक जगदम्ब तेरा सहारा। शैलजा स्कंद माता भवानी पार्वती रुद्र काली मृडानी सर्वदूरी सदय आत्म सिद्धि प्रदय त्रिपुरा तारा एक जगदम्ब तेरा सहारा। जिनके मुंडन की गले मालिका है सृजते संचते तारिका है। जिनके मुंडन की गले मालिका है सृजते संचते तारिका है। रूप विकराली के चंडी के काली के रौद्र धारा एक जगदम्ब तेरा सहारा। है अनेकों ही अपराध मेरे हूँ अधम पात की तो भी तेरे। है अनेकों ही अपराध मेरे हूँ अधम पात की तो भी तेरे। दुष्ट होवे यदा तो भी माँ को सदा पुत्र प्यारा एक जगदम्ब तेरा सहारा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चंदा मिश्र जी। सभागार में उपस्थित सुधीजनों कृपया आप अवगत हों। मंचस्थ हैं आदरणीय डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद जी। आप कुछ दिनों पूर्व बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत हुए हैं। यानी अब डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद जी विधान पार्षद हैं। वैसे तो अनेक अवसर पर साहित्य सम्मेलन पर आप आते रहे हैं, परंतु विधान पार्षद बनने के बाद यह पहली बार आप पधार रहे हैं इस सम्मेलन में। इस अवसर पर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के तरफ से उनका सम्मान किया जाएगा। डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद जी को सम्मानित कर रहे हैं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी और मंचस्थ सभी आदरणीय अतिथियों की तरफ से उनका सम्मान हो रहा है। कृपया खूब जोर की तालियां बजे, आप सबों से आग्रह है। आपको सम्मेलन की तरफ से
हार्दिक बधाई डॉक्टर राजवर्धन आजाद जी। सुधीजनों, सम्मान का यह क्रम अभी जारी रहेगा। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की तरफ से महाकवि रामचंद्र जायसवाल स्मृति सम्मान दिया जाता रहा है। आज के दिन इस वर्ष का महाकवि रामचंद्र जायसवाल स्मृति सम्मान प्रदान किया जा रहा है। सभागार में उपस्थित हैं कवि श्री अर्जुन प्रसाद सिंह जी को। श्री अर्जुन प्रसाद सिंह जी, कृपया यह सम्मान प्राप्त करने के लिए आप मंच पर पधारें। मैं बड़े ही सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करता हूं। स्वागत है आपका। और इस विशेष अवसर पर कृपया सभागार में उपस्थित सुधीजनों कृपया भरपूर तालियों से स्वागत करें कवि अर्जुन प्रसाद सिंह जी को। स्मृति सम्मान में जो अंकित शब्द हैं वे मैं एक सम्मान राशि भी दी जा रही है अर्जुन प्रसाद सिंह जी को। अर्जुन प्रसाद सिंह जी, आपको हार्दिक धन्यवाद एवं अशेष शुभकामनाएं। महाकवि रामचंद्र जायसवाल स्मृति सम्मान श्री अर्जुन प्रसाद सिंह कवि एवं लेखक को हिंदी भाषा और साहित्य के उन्नयन में मूल्यवान सेवाओं के लिए पिछली पीढ़ी के अस्तुत्य महाकवि श्री रामचंद्र जायसवाल की जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में आज दिनांक 19 दिसंबर 2023 को महाकवि रामचंद्र जायसवाल स्मृति सम्मान से अलंकृत किया जाता है। कृपया एक बार फिर तालियों से स्वागत हो। एक सम्मान कार्यक्रम अभी शेष है। सभागार में उपस्थित हैं आदरणीय श्री उत्तम कुमार मन्ना जी। मन्ना जी, नाम में बोलने में अगर त्रुटि हुई हो क्षमा कीजिएगा। पॉजिटिव इंडिया प्रकाशन की तरफ से एक मूल्यवान पुस्तक प्रकाशित हुई है। आप हमारे बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी को वह पुस्तक भेंट करना चाहते हैं। कृपया सुधीजनों, आप इस विशेष अवसर के साक्षी हैं। कृपया एक बार पुनः करतल ध्वनि से इस सभागार को गुंजायमान करें। अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सानिध्य में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, आप इसी मंच पे वो बहुत ही अभूतपूर्व है। ये किताब के बारे में बताना चाहेंगे। हमारे जितने भी मनीषी हैं, साहित्यकार हैं, भारत के जितने भी महापुरुष हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं सभी, तो हम लोग श्रद्धांजलि देकर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और हर रविवार आरजेएस वेबिनार करते हुए जब 150 कार्यक्रम हुआ, यानी 1.5 घंटा समय, उसी की वानगी है ये। और यहाँ पे 13 सितंबर 2022 में कार्यक्रम हुआ था और आप सब उसमें उपस्थित थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने घरों के जो पूर्वज हैं उनको भी कभी कभी परिवार में बैठिए और अपने लोगों को चर्चा कीजिए। अब देश की बात यहाँ पर हो रही है। अंग कोकिल डॉक्टर परमानंद पांडे जी और महाकवि रामचंद्र जायसवाल जी, इन्होंने कुछ ऐसे उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए थे। आज समाज मिलकर उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। उसी तरह से घर में भी हमारे जो महापुरुष होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, अपने परिवार के बीच बैठकर छोटी सी बैठक करके और जो लोग हैं उनके बारे में चर्चा करें, इस अभियान को आगे बढ़ाएं। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी, स्वतंत्रता सेनानी कवि को हम लोग श्रद्धांजलि देंगे 24 दिसंबर को सायं 3 बजे डॉक्टर अनिल सुलभ
जी बिहार साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष के सानिध्य में, उसमें गणमान्य लोग आएंगे और ये अभियान दिल्ली से चल के यहाँ सकारात्मक क्रांति के लिए उपस्थित हुआ है और यहाँ के बाद गुजरात और पूरे भारत में जाकर सभी लाइब्रेरीज को ये आज़ादी का अमृत महोत्सव की सबसे बड़ी भारत में जन भागीदारी को हर साल 2 किताब पब्लिश होगी और वो प्रस्तुत की जाएगी। तो ये एक नई पीढ़ी को प्रेरित करना, अतीत का सम्मान करना, वर्तमान में प्रसन्न होकर इन किताबों को राज्य के भाई बहनों तक पहुंचाना, लाइब्रेरी में संरक्षित रहने के लिए बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन को डॉक्टर अनिल सुलभ जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद मन्ना जी। आदरणीय जनों, आज का यह सारस्वत उत्सव, आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बड़े ही सम्मान के साथ मंचस्थ आदरणीय श्री ओम प्रकाश पांडे प्रकाश जी को इस अवसर पर स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। ओम प्रकाश पांडे जी कृपया पधारें। हार्दिक स्वागत है आपका। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी, भारत से बाहर अपने यश को विस्तार देने वाले यशस्वी चिकित्सक डॉक्टर राजवर्धन आजाद जी, साहित्य सम्मेलन की उपाध्यक्ष विदुषी अवकाश प्राप्त प्राचार्य डॉक्टर मधु वर्मा जी, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी से आप लोग परिचित रहे हैं, इसी प्रांत के एक यशस्वी विभूति रहे, उनके सुपुत्र सुरभि युक्त सौरभ जी, और जो अनुपम हैं, बिल्कुल अनुपम हैं, कुमार हैं, अभी तक कुमार हैं, कुमार अनुपम जी, और हम सभी आर्य हैं। और अपनी मधुर वाणी से चंदा की तरह जो चांदनी छिटक दे सम्मेलन के मंच पर, चंदा मिश्रा जी, संचालन करने वाले, ब्रह्म को आनंद देने वाले ब्रह्मानंद पांडे जी, और आप दीर्घा दर्शकों में कामिनी जी, बाबू कृष्णरंजन सिंह जी, मनोज कुमार जी, प्रोफेसर डॉक्टर आनंद मूर्ति जी, बाके बिहारी जी, डॉक्टर अंजनी राजा और सब आप सब। अभी राजगीर में एक ये हुआ है, विशेष रूप से पार्क बना है जिसमें जाने का टिकट जो है बहुत महंगा है, कतार लगी रहती है और बस उसको ले जाती, बस आती, कई की बस हैं, और सिर्फ एक इसलिए कि उसमें आज़ाद होकर शेर घूमता है, एक ठो, कभी कभी भालू, एक आध शेर मिल गया तो मिल गया। हम सभी आज़ाद हैं, इसलिए शेर को पिंजरे में ही रखा जा सकता। शेर के ढेर नहीं होते, शेर संख्या में कम होते हैं, लेकिन शेर होते हैं, बकरी नहीं। यहाँ साहित्य के जितने शेर हैं सबके सम्मान में आज का यह समारोह, और जो किसी को याद नहीं करता है, बिहार में बहुत सारे संस्थान हैं, सरकारी, गैर सरकारी, शैक्षिक, लेकिन बिहार का वह संस्थान जो है जिसका नाम बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन है, जिसके यशस्वी अध्यक्ष बगैर किसी भेदभाव के, जो एक कविता भी जिसने लिख दी हो और सब कविता भी जिसने लिखी हो, दोनों को समान भाव से सम्मान देने का कार्य ये करते हैं। इनके यश में हम सब वृद्धि करें, निरंतर यश में वृद्धि करते हैं, जिससे हमारा प्रांत भी अपनी यश में वृद्धि करता रहे। यह कहीं नहीं जो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन करता है, मैं संस्थाओं का नाम नहीं लूंगा। देर हो गई, ठंडे का मौसम है, क्रिकेट का ही बहाना है, लेकिन जिनको आना होता है बिन बुलाए आते हैं, जिनको सम्मान होता है, जिनको दिल में प्रेम होता है, वो आ जाते हैं। और हम सभी आज़ाद हैं अपने ख्यालों के लिए। यही किसी के वर्धन का राज होता है कि हम गुलाम नहीं, हम आज़ाद हैं। ऐसे आज़ाद को हमारे महत्वपूर्ण स्थान, जिसको विधान, ये MLC कहते हैं, विधान परिषद का
जो सदस्य होता है विधान पार्षद, और यह सम्मानजनक पद होता है, किसी को सम्मान में दिया जाता है। तो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने ऐसे सम्मानित व्यक्ति का सम्मान किया। मैं इस सम्मान के लिए यशस्वी अध्यक्ष का सम्मान करता हूं। मैं यह भी बता दूं कि अब मैं पुत्र की भूमिका में आ रहा हूं थोड़ा सा। जिस विद्वान के बारे में विद्वानों ने बहुत कुछ कहा, उनके बारे में मेरे जैसा अनपढ़ गंवार जो कुछ नहीं जानता है, निरक्षर भट्टाचार्य आप कह सकते हैं, वह क्या बोलेगा। बोलना आप विद्वानों को है। एक बात मैं यहाँ प्रसंगवश बता दूं, क्योंकि हमारे भाई आज़ाद यहाँ पधारे हुए हैं। इनके पिताश्री भागवत झा आज़ाद, डॉक्टर परमानंद पांडे और दारा सिंह की तरह बिल्कुल साम्य रखने वाले, आप जानते होंगे, भागलपुर के मशहूर एडवोकेट हरिहर झा और पुरानीगंज मुंगेर का जगदीश पांडे, ये आज़ादी के पूर्व आज़ादी के लिए चारों एक कमरे में रहकर, चारों सहपाठी थे, बहुत करीबी दोस्त थे, बहुत कुछ देश के लिए उन्होंने किया। बाद में देश आज़ाद जब हुआ तो हम इनको भूल गए। इनकी उन बातों को याद नहीं रखते हैं, सिर्फ राजनीति की बातों को याद रखते हैं। जबकि बहुत वो विस्तार से मैं नहीं कहूँगा, उनको मैं भागो चाचा भागो काका कहता था। हम लोग चाचा जल्दी हमारे इलाका में काका कहा जाता, हम भागो काका उनको कहते थे। और राजीव जी, उनके जो सब काफी हमारे मित्र भी राजीव जी रहे। अगर साहित्य नहीं होगा, संगीत नहीं होगा और कला नहीं होगी, तो किसी भी प्रांत का, किसी भी राज्य का, किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता है। हम आज यहाँ एकत्र जो हुए हैं इसी विभूतियों के साथ, सम्मान करने का भी आधार वही साहित्य है। आप जो आए हैं उसी साहित्य के पूर्वाधाओं के परिवार से। डॉक्टर मुरलीधर श्रीवास्तव शेखर इनके पितामह थे, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी और रविंद्र राजहंस, फिर ये फिर वो। उनकी बहन जूही समर्पिता जब छात्रा थी तो कहानियां लेकर आती थी आकाशवाणी में। उस मतलब प्रारंभिक युग से ही कलम पकड़ने की जो कला या जो संस्कार कहिए, वह जो एक मेधा में आई, साहित्य से ही तो आई है वह मेधा, और हमारे पारिवारिक संस्कार से आई है। साहित्य सम्मेलन इसलिए ऐसा करता है कि समाज उससे सीखे, कुछ तो कोशिश करे। इसका एक और उदाहरण अर्जुन प्रसाद सिंह, जिनका सम्मानित किया गया। ये ऐसे ही आते थे कविता सुनने के लिए, आते आते कविता लिखने लग गए, और पिछली दफा इनकी किताब का लोकार्पण भी हुआ और आज सम्मानित ही किया जा सका। निश्चित तौर से यह प्रेरणा कहां से मिली? सम्मेलन के मंच से मिली। अरे हम लोग तो बाल पक गए, जिनके बाल अभी शुरू हो रहे हैं, अगर वो कुछ सीखता है तो एक कड़ी है जो आगे हमारी बात जाएगी। यह परंपरा है। आज हम पुराने अपने जो पूर्वधाओं थे, पूर्वज थे, उन्हीं की बात को लेकर यहाँ आते हैं, और कल आप भी उनकी बात को लेकर जाएंगे। तो चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत मशहूर कविता है। यह पीढ़ी चलती है। आप सब यहाँ आए, डॉक्टर पांडे पर फिर लोग बोलेंगे, जब बोलना होगा तो मैं बोलूँगा। आप सब इस ऐसे सर्द मौसम में, आदेश हुआ है, आदेश का मैं पालन करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि मुझको इस बात का गर्व है कि मैं डॉक्टर परमानंद पांडे का पुत्र हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं यदि पुनर्जन्म होता हो तो डॉक्टर परमानंद पांडे की जो सहधर्मिणी थी, ट्रू सेंस में, सही मायने में, श्रीमती वागीश्वरी देवी, मुझको वही माता मिले और यही पिता मिले। अगर पुनर्जन्म होता हो तो देखने में जो काया संगमरमरी काया थी, अभी आदरणीय अध्यक्ष महोदय कक्ष में बता रहे थे, और बहुत सी बातें हैं। उन्होंने जो चीजें, जिन चीजों को लिखा, राष्ट्रभाषा हिंदी में लिखा, राष्ट्र को आजाद करने के लिए लिखा, उसके बाद बिहार की भाषाओं की तरफ चले। और अंगिका को तो जो किया, ऐसा नहीं कि दूसरी भाषाओं में, बंगला में और संस्कृत में और हिंदी में, हमको लगता है कि उनके 1000 से ऊपर गीत होंगे जो बहुत हद तक इधर उधर नष्ट हो गया, बहुत आज़ादी के समय, और जो बहुत सी लंबी कथाएं हैं। डॉक्टर परमानंद पांडे ने हिंदी माध्यम से लोक भाषाओं का विकास स्वीकार किया। क्यों? कि हमारा कमरा अगर दुरुस्त रहेगा तभी हम मकान वाले कहलाएंगे। अगर कमरा बढ़ जाएगा तो मकान कहाँ रहेगा।
इसलिए वो चाहते थे कि राष्ट्रभाषा हिंदी को मजबूत हो। बिहार की सब लोक भाषाओं का, जैसे अवधी ब्रज भाषा, अगर आप अवधी से तुलसीदास को निकाल दीजिएगा, हिंदी से रसखान और सूराई को निकाल दीजिएगा ब्रज भाषा से, तो हिंदी क्या बचेगी? क्या सिर्फ निराला, महादेव प्रसाद पंत और मेरे जैसा मूर्ख ये हिंदी रहेगी? नहीं, हम सबको लेकर चलेंगे। लोक भाषाओं का भी यह काम है कि हम पिलर की तरह, स्तंभ की तरह राष्ट्रभाषा की छत को तान कर रखें, मजबूत करके रखें। हम एक बुलंद मकान रहें। हम कमरे कमरे बटे क्यों? अगर कमरा कमरा बटेगा, आज की जो संस्कृति है पिलर पर, जो स्कूल पायलिंग पर चल रहा है, और पहले की जो बुनियाद आती थी 45 और 50 इंचों पर, आज अगर एक भूकंप आएगा यह जल्दी चरमराएगा। और पुरानी अभी भी बहुत जगह बिना किसी ढली या बिना, आप वहां जाके देखिए त्रिपोलिया में जो मेहराब है, कुछ नहीं हुआ, सैकड़ों पर उसी तरह से खिलान जो बनता था, कोई लोहा नहीं, कोई कंक्रीट नहीं। तो वैसा जो मकान है, साहित्य का मकान है, संगीत का मकान है, कला का मकान है, वो कभी चरमराएगा नहीं। भाषा का मकान कभी चरमराएगा नहीं। लेकिन भाषा के आधार पर यदि हम बटना शुरू करेंगे तो हमारी राष्ट्रभाषा कहाँ रहेगी? इन्हीं बातों के साथ, मेरे पास तो इतने ज्यादा खान भंडार हैं लोगों के, पिताजी की तो और ज्यादा हैं, लेकिन मैं बोल नहीं सकता हूं। एक तो भावना, बस दूसरी बात, मुझको कुछ बोलने ही नहीं आता है। बोलने की बात तो आप जानते हैं। मैं बिल्कुल सूखे हाथ से, दुर्वा दल से, भावना के फूल से आप सबका स्वागत करते हुए, जो भी अतिथि देवो भव की तरह जैसे महान कार्य में पधारे, रामचंद्र जायसवाल जी, चंचल जी, और ये आपकी पसंद एक पत्रिका ने, सिर्फ कहानी पर वो आधारित होती थी, बराबर भेंट होती रहती, बहुत सरल व्यक्ति थे। आप सब आए और ऐसे महत्वपूर्ण कार्य में, मेरे पिता के कार्यक्रम में भी आए, तो आप अतिथि सबका जो चरण रज है मैं अपने मस्तक पर रखता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री ओम प्रकाश पांडे प्रकाश जी। सभागार में उपस्थित आदरणीय जनों, अभी आपके समक्ष कुछ क्षण पूर्व हमने मंचस्थ आदरणीय डॉक्टर राजवर्धन आजाद जी का सम्मान किया, जिसके आप सभी साक्षी हैं। अब मैं इस सारस्वत उत्सव में आदरणीय डॉक्टर राजवर्धन आजाद जी को, माननीय डॉक्टर राजवर्धन आजाद जी को इस सारस्वत उत्सव में उनके विशेष संबोधन के लिए, उनके मूल्यवान संबोधन के लिए मैं बड़े ही सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करता हूं। महोदय कृपया पधारें, हार्दिक स्वागत है आपका। हमारे ये जो अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर अनिल सुलभ जी, तो इनके बारे में क्या बोलूं। इन्होंने मेरी एक इच्छा पूरी की, और वो मेरी इच्छा थी, मैं जब इधर से जाता था ना, स्कूल जाता था, मैं रहता था छज्जू बाग में। छज्जू बाग में हमारे नाना जो हैं वो जज थे, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थे वो। तो हम लोग रहते थे, इधर से जाते थे पटना कॉलेज स्कूल, तो पटना कॉलेज स्कूल जाते थे, तो रास्ते में देखते थे हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो मैं बचपन से ही कुछ कुछ लिखता पढ़ता रहता हूँ। मैं हिंदी से लगाव है। वैसे तो 40 साल का वनवास हो गया, अंग्रेजी का वनवास, क्योंकि हम 1974 से लेके 2014 तक एम्स दिल्ली में थे, तो वनवास हो गया। लेकिन वनवास में भी हम कुछ लिखते पढ़ते थे, हिंदी में भी लिखते, अंग्रेजी में भी लिखते। तो इन्होंने हमारी एक इच्छा पूरी की कि हमको इस प्रांगण में, जहाँ इतने इतने बड़े बड़े साहित्यकार, इतने बड़े बड़े लेखक, इतने बड़े बड़े कवि, आज डॉक्टर परमानंद पांडे जी जो हैं, जो अंगिका के मतलब उसकी भाषा विज्ञान के वैज्ञानिक हैं, तो उनसे उनकी जयंती में आने का जो हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये जो रामचंद्र जायसवाल जी हैं, उनकी जयंती में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो वो सब इन्हीं की वजह से। और दूसरी बात कि तो अंगिका में बोल लो तो पहले ना बोलती हो।
अब ये अंगिका का है, हम तो सोचे थे कि आप अंगिका में बोलिएगा। अरे बिहार साहित्य सम्मेलन छके, लेकिन जयंती तो हो रही है अंगिका करण भाई। अंगिका कोई बैठे हैं यहाँ पे? नहीं, देखिए अंगिका, देखिए भाषा का विकास जो होता है वो सब भाषा मिला ही होता है। वो शुरू से जो है वेद काल में भी अंगिका का वर्णन है। वो महाजनपद होता था, सो महाजनपद में से अंग महाजनपद भी था, तो वहाँ से खींचिए आप लाइन। और हमने देखा कि पढ़ा एक जगह कि राहुल शंकरतायन जी ने इस भाषा का नाम अंगिका किया था। पहले अंगा बोलते थे, अंगिका से ही अंगिका हो गया। तो और उसके बाद जो आपके पिताजी हैं उन्होंने जो है जो जितना बड़ा योगदान दिया, इसको क्या बोलते हैं कि इसके भाषा विज्ञान के बारे में मतलब बताया लोगों को, और उसके बारे में पुस्तक लिखी। और उसके बाद धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ। हमने भी एक अंग्रेजी अंगिका में कविता लिखी, हिंदी में लिखता हूँ मैं, अंगिका में लिखी है, मेरे पास नहीं है मेरे मोबाइल में है, नहीं हमें नहीं याद नहीं छो, और लिख ले छिए ओकरा में। और मूलतः जे छे नी, मूलतः जे छे वो हम कैंप लगाई छिए वहाँ अपनो गाँव में, लालमटिया में छे, तो वहाँ पर ईस्टर्न कोल फील्ड का हॉस्पिटल छे, तो ओकरा में हर साल कैंप लगाई छिए वहाँ पर। तो वही ओकरे संदर्भ में एक की कहे छे एक औरत छले, ओकरे साथ में 2 बच्चा छले, दोनों बच्चा का आँख से दिखाई नहीं दे छले, अब माए का भी दिखाई नहीं दे छले। तो हौ जे देखलिए हम, तो ओकरे ऊपर में हमें कविता लिखले छिए। हमरा याद नहीं छो अखनी, हमें तोरा एक कविता सुनाई छियो जो आप हमको माला पहना रहे थे ना, तो उसी माला के विषय में ये है, इसका शीर्षक है अक्षय वट। जो लोग गए होंगे वहाँ गया में पितृपक्ष में, तो आपको जाना होता है विष्णुपद, विष्णुपद के बाद जाते हैं प्रेतशिला, और प्रेतशिला के बाद जाते हैं अक्षय वट। अक्षय वट की मानना ये है कि जब आप अक्षय वट में जाते हैं तो वहाँ पर आप अपने पिताजी का स्मरण करते हैं, माताजी का स्मरण करते हैं, उनको कुछ बोलना चाहते हैं, अपने बारे में बोलना चाहते हैं, कुछ आत्म विवेचन करना चाहते हैं, वो सब अक्षय वट में आप कर सकते हैं। इसलिए इसका शीर्षक है अक्षय वट। मैंने फूलमाला और ये सब लेना अस्वीकार कर दिया, मैं लेता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इसमें कोई मतलब कि कोई इसमें न तो रुचि है और न इसका कोई मुझे विज्ञान समझ में आता है। तो ये फूलों का गुच्छा, ये फूलों का गुच्छा, ये नाम वाली चादर, ये फूलों का गुच्छा, ये नाम वाली चादर, क्या सोचते हो तुम इनसे मिलेगी तुम्हें आदर? ये फूलों का गुच्छा, अरे कहाँ है अध्यक्ष सुनिए, ये फूलों का गुच्छा, ये नाम वाली चादर, क्या सोचते हो तुम इनसे मिलेगी तुम्हें आदर? ये तारुफ के अल्फाज, ये तारुफ के अल्फाज, ये तारीफों के कसीदे, ये तारुफ के अल्फाज, ये तारीफों के कसीदे, क्या सोचते हो तुम कमाए हैं तुमने या खरीदे? ये तारुफ के अल्फाज, ये तारीफों के कसीदे, क्या सोचते हो तुम कमाए हैं तुमने या खरीदे? ये सलामी की उंगलियां, ये सलामी की उंगलियां, ये ऊंचे पैरों के थाप, ऐसे बोलता है ना, सलाम कर रहा, ये सलामी की अंगुलियां, ये ऊंचे पैरों के थाप, क्या सोचते हो तुम ये है अर्जित या कार्यकलाप? है ये अर्जित कार्यकलाप? ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, केवल बनावट, ये कुछ नहीं है, केवल बनावट, झूठी है प्रशंसा, झूठी सजावट। ये कुछ नहीं है, केवल बनावट, झूठी है प्रशंसा, झूठी सजावट, केवल स्वयं को स्वयं ही परखना।
आज हम क्या हैं हम खुद जानते हैं क्या है। केवल स्वयं को स्वयं ही परखना जो सत्य है सृष्टि का अक्षय वट। तो ये मेरी कविता है। तो मैं अपने को और अपनी कविता को, अपने साहित्य को अपने तक सीमित रखता हूँ। सीमित का मतलब यह है कि मैं जानता हूँ मेरी सीमा क्या है और हर इंसान को जानना चाहिए उसकी सीमा क्या है। मैंने एक समय में हिंदुस्तान का कम से कम 4 मतलब हाईएस्ट पोस्ट मैंने ये किया, लेकिन मेरे इसमें आए नहीं कभी। मैंने कुर्सी को कभी महत्व दिया ही नहीं। मैंने हमेशा अपने कर्म को महत्व दिया। तो मैं आज जहाँ हूँ वहाँ मैं हूँ। मैं कम हूँ, मैं ज़्यादा हूँ, मुझे उससे कोई शिकवा गिला नहीं है। आज ये अंगिका के जो मूर्धन्य साहित्यकार हैं, आप जानते हैं कि साहित्य की कोई भाषा नहीं होती है। साहित्य का मेरे हिसाब से साहित्य जो है स और हित, जिसमें सबका हित हो वही साहित्य। उसकी कोई अपनी भाषा नहीं है। वो किसी भी भाषा में उसको कहा जा सकता है, लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। साहित्य हमारी संस्कृति है, जैसे अंगिका हमारी संस्कृति है। और सच पूछिए तो अगर कोई हमको मिल जाता है भागलपुर का या संथाल परगना का, मुंगेर का, पूर्णिया का, सहरसा का, तो हमको अंगिका में बात करने में अच्छा लगता है। और मैथिली और साहित्य का संबंध जो है वो बहन का संबंध है। बहन, एक बहन जो बिछुड़ जाती है ना, वही वाली बात है कि दरभंगा से हम लोग उठ करके हमारे मतलब क्या बोलेंगे फोर फादर वहाँ से उठ के चले गए। तो जब गए इस सब इलाके में गए तो वहाँ पर जगह वहाँ की भाषा बन गई। और वहाँ की भाषा जो है वो चूँकि अंग प्रदेश में गए, अंग महाजनपद में गए, तो वहाँ की भाषा बन गई। तो ये है। और हम डॉक्टर परमानंद पांडे जी के, आप भी कुछ पुस्तक आपकी है अंगिका वगैरह में है, तो हम आपसे जो है सलाह लेंगे और हम भी अंगिका में कुछ कविता लिखने की कोशिश करेंगे। तो बट इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ जो आए हैं अभी इतने ठंड में और यहाँ बैठे हैं सुनने के लिए। तो आप लोग सबको बहुत प्रणाम। और भविष्य में हम लोग अंगिका को आगे बढ़ाते रहेंगे और अंगिका के बारे में सोचते रहेंगे। और हम कुछ और करने जा रहे हैं अंगिका के बारे में जो हम अभी नहीं बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑपरेशन थिएटर में लोगों को दृष्टि देने का कार्य उन्होंने किया, बहुत किया। भारत बार इस हिंदी साहित्य थिएटर में भी अपनी कविता के माध्यम से लोगों को दृष्टि देने का कार्य किया। हार्दिक धन्यवाद डॉक्टर राजवर्धन आजाद जी। सभागार में उपस्थित हैं आदरणीय प्रोफेसर आनंद मूर्ति जी। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर पधारें और अपने विचार व्यक्त करें। मैं सुधीजनों आपको अवगत करा दूं कि प्रोफेसर आनंद मूर्ति जी, आज हम जिनकी जयंती मना रहे हैं, डॉक्टर परमानंद जी पांडे की सुपुत्र हैं। कृपया पधारें, स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आज उन महान हस्ती को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं, आप लोगों ने देखा कि नेता के बारे में इमेज एक बना हुआ है, लेकिन उससे अलग हटकर, चूंकि हमने बहुत करीबी से देखा है, अपने पिताजी के साथ एक नृत्य कला मंदिर में एक समारोह था और परमादरणीय मुख्यमंत्री उस वक्त के जो अत्यंत लोकप्रिय हो गए थे अल्प समय में, और वो मंच पे थे, दीप प्रज्वलन कर रहे थे, पिताजी आगे बैठे हुए थे और हम लोग पीछे बैठे हुए थे। वहां से बुलाकर अपने बगल में बैठाया उन्होंने और उसका मीटिंग खत्म होने के बाद, उस समारोह खत्म होने के बाद कहते कि चलो घर चलो। और मैं समझता हूँ कि वो शायद नहीं बोर्डिंग रोड पे, यस नहीं वो मैं चिड़ियाखाना के सामने था,
क्वार्टर, हाँ वहां पे थे, और हम भी साथ साथ चले गए। हमको कहते कि रे पुत्रु की करे छे, तो बड़ा ये लगा कि मतलब इस तरह की बात मतलब मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो मतलब सहज बड़ा एक श्रद्धा आ गई और लगा कि ठीक पिताजी के मित्र हैं, तो पिता के जैसे शब्द भी इनके मुंह से निकल रहे हैं, और आगे पीछे सोचते नहीं थे। तूफान थोड़ी देर के लिए आता है लेकिन अपना अमिट छाप छोड़कर जाता है। 4 बजे सुबह निकल जाते थे महावीर मंदिर की तरफ, और पिताजी कहते थे कि कोई बात बर्दाश्त नहीं करे छे, तेवर वह छे, रूम में चलिए। तो एक बार कोई कही दल के कि वो टाइम में आंदोलन चल रहा था, ये लोग छोटे छोटे थे, कहे कि आई सब भगोड़ा सब छे, उसको गट्टा पकड़ के आजाद चचा ले आए कि भगोड़ा छिके रहे, और 2 लपड़ दिए। पिताजी बीच बचाव किए, पिताजी थोड़ा शांत स्वभाव के थे, तो उन्होंने कहा ये नहीं आज हम हिसाबे लगाई देती है और कोई गट्टे चिड़ी देती है। तो ये प्रवृत्ति थी उनकी, और इसलिए बिल्कुल मौलिक रूप उनका था, किसी का कोई कॉपी उनके व्यक्तित्व में नहीं था, बल्कि इनका कॉपी करना ही बहुत मुश्किल था। लेकिन थोड़ा बहुत मछली के बच्चे को तैरना कोई नहीं सिखाता है, मैंने देखा आपको। बिल्कुल एमएलसी और ये सब लगा ही नहीं, लगा के अपने बीच हैं और अपने लोगों से बात कर रहे हैं। और आपकी विनम्रता का हम क्या कहें, आपको तो कोई भी अपना आंख दिखा कर चला जाता है, कोई भी आंख दिखा देता है, और सबके आंख देखते हैं, और उसके लिए ख्याति उन्होंने अर्जित की है। मैं बड़े ही श्रद्धा के साथ इनको अपना प्रणाम निवेदित करता हूं, और होंगे तुम्हारे बड़े भाई ही, इसलिए मैं आता हूं। आप हैं अनिल सुलभ जी। कुछ महीना पहले मैं गया था और जमशेदपुर गया था, एक डेफ एंड डम के, चूंकि ऑल इंडिया के हम चेयरमैन हैं, तो उस वजह से तो सबसे पहले जो इनसे हमारी मुलाकात हुई थी वो आदरणीय बचेंद्री पाल महोदया आई थी। यहाँ एक फंक्शन हमने किया था और आप भी आए थे, और आप वहां बोले कि चलिए मेरे इंस्टीट्यूशन में। बड़ा अच्छा खाना खिलाया, तो उसमें रहता तो अभी भी याद है कि कैसा रहता है, लेकिन फिर खिलाया नहीं इन्होंने। अब मुझे लगता है कि उस रहता को खाने के लिए फिर बचेंद्री पाल के साथ आना पड़ेगा, तभी तो खिलाएंगे। तो अभी उन्होंने चर्चा की, वो कैसे हैं, जस्ट यू इमेजिन 70 ईयर्स ओल्ड, और इनके आतिथ्य को याद कर रही थी। ये 4 महीना पहले जहां आप ले गए थे, वो क्या नाम था, सुलभ, हम क्या अनिल सुलभ। हाँ, बड़े कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता इन्होंने अर्जित की है। इनके ये पर देखकर हम लोग साथ लिफ्ट में जा रहे थे, आपने कहा था आपकी सुलभ व्यक्तित्व नाम के अनुरूप हर जगह है, और ये ईश्वर करे आपका ये मुस्कान इतना रहे कि आपका जो शताब्दी वर्ष हम लोग मनाएं, तो आप भी हैं, और दीप प्रज्वलन हम करें, और आप भी उसमें मुस्काते हुए हम सभी के साथ गीत गाएं। अब आते हैं हम यहाँ पे सम्मेलन भवन में। अंगिका का एक सम्मेलन था, छोटा बच्चा थे, और लोग कहते हैं थोड़ा सा कंठ से अच्छी बात निकल जाती थी, गा लेते थे, इसीलिए हमको उस वक्त कहा कि तुम मंगलाचरण करो। और हमसे जो बड़े भाई जो अभी बॉम्बे में हैं, डीजीएम होकर रिटायर किए बैंक में, हम दोनों को मंगलाचरण गवाया गया था। आज 2 पंक्ति हम उसकी सुनाते हैं। आज दिनकर जी भी थे, और उन्होंने जो कही थी, मैं 2 पंक्ति मात्र मैं कहूँगा। हमरो भारत देश महान, हमरो भारत देश महान, जिकरो तीनों दिस समुंदर, मूंगा मोती रतन रोआगर। जिकरो तीनों दिस समुंदर, मूंगा मोती रतन रोआगर। और सुंदर सुंदर दीप बीच में कमल फूल रोमान। हमरो भारत देश महान, हमरो भारत देश महान। 2 पंक्ति इसकी है। अब एक पछिया वर्ग जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंगिका को पहचान बनाया,
और जो अमेरिका के प्रोफेसर थे आर बकलर, उन्होंने भी इस कविता को सुनी थी। उसकी मैं 2 पंक्ति चाहूँगा कि सुना देता हूँ, क्योंकि हाँ, पछिया ब्यार जो आती है उसके बारे में कवि अपना उद्बोधन देते हैं। थमी थमी बहो भैया अपछिया बयार हो, पछिया बयार हो, थमी थमी बहो भैया। तोहरो असरा रही छे किसान हो, पसरलो चास छे खेत खलिहान हो, बूट गहूम जौ के लागलो पथार हो, पछिया बयार हो, थमी थमी बहो भैया। रौदी में घूमी घूमी करे छिए दाउनी, टप टप घाम चुए करते वो सोनी, तरकन माने भैया रात भी नुसार हो, पछिया बयार हो, थमी थमी बहो भैया। ऐसे तो कई कविताएं, और उनको दिनकर जी मुझको याद है, उन्होंने एक फरमाइश की थी और कहा आप तो बांग्यकार हैं, शब्द का माने उस समय नहीं जानते थे हम, लेकिन उन्होंने जो सारी कविताएं लिखी हैं जो गेय है और सब छंदबद्ध है, क्योंकि संगीत का भी उनको बहुत अच्छा था। एक दादरा हम सुनाते हैं जो इस पछिया ब्यार संकलन में तो नहीं है, वो दूसरे में हम सुनाते हैं, उसको भी 2-2 लाइन हम सुना दे रहे हैं बस। और एक तो है किसान जो बैल को जोतता है उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया था। कविता थी आप परे पर ठामे ठाम, जिस पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने ये बात कही थी कि आज तक लोक भाषा में किसान पर इस तरह की कविता हमने नहीं सुनी है। आप परे पर ठामे ठाम, चलो महादेव पूवे काम, आप परे पर ठामे ठाम। महादेव उन्होंने संबोधित किया है बैल के बच्चे को। तोरो चरण छुरी के दय छे अंधन सोनो धरती हो, अंधन सोनो धरती। आ तोहरे पुण्य चास लगे छे सर से बंजर पड़ती हो, सर से बंजर पड़ती। दाहिने घूमो आतर थाम, आप परे पर ठामे ठाम, चलो महादेव पूवे का, आप परे पर ठामे ठाम। उसकी एक पंक्ति है अगली, बेरा नवतय तब पिलेबो, तोरा साथी पानी हो, तोरा साथी पानी। आ तोरा हमर कलौआ लैती घरनी, खेबे सतुआ सानी हो, खेबे सतुआ सानी। घरी भरी करी हो आराम, आप परे पर ठामे ठाम, चलो महादेव पूवे काम, आप परे पर ठामे ठाम। अंतिम पंक्ति उसकी है जो मार्मिक है, कोरबे माटी पैबे सोना, सबके सुख उपजेबे हो, सबके सुख उपजेबे। आ माटी के रोकाया एक दिन माटी में मिल जाएबे हो, माटी में मिल जाएबे। तब दुनिया झूठा सच्चा राम, राम नाम सत्य हम लोग करते हैं। तब दुनिया झूठा सच्चा राम, आप परे पर ठामे ठाम, चलो महादेवपुर। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कभी मौका मिलेगा हमारे जैसे, हालांकि कवि तो बहुत तरह के होते हैं और उस वक्त तो स्वर अच्छा था, अब तो हमारा अभी भी यूज़ होता है, लेकिन भीड़ भगाने के लिए यूज़ होता है। जब हम गाते हैं तो भीड़ भाग जाती है अपने आप। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो बैठे हुए थे इनका हम धन्यवाद हृदय से करते हैं कि आप कुर्सी पे बैठे रहे, तो लगता है कि ठीक ठाक है। धन्यवाद आदरणीय आनंद मूर्ति जी। सभागार में उपस्थित हैं डॉक्टर अंजनी राज। मैं आपको मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय श्री पारिजात सौरभ जी। महोदय कृपया पधारें और अपने विचार व्यक्त करें।
स्वागत है आपका। नमस्कार। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। मुझको माननीय अनिल सुलभ जी अध्यक्ष महोदय ने बुलाया था किसी और काम से, उन दोनों साहित्य से संबंधित ही कोई एक योजना बनाने के लिए, और उन्होंने मंच पर बिठा लिया। कहा डॉक्टर आज़ाद आ रहे हैं, उनके भी दर्शन कर लीजिए, परिचय हो जाएगा और श्रद्धांजलि भी दे दें। ऐसे कीर्ति शेष, स्मृति शेष बड़े साहित्यकार लोगों को मंच पर भी मैं बहुत छोटा हूँ और हिंदी साहित्य के लिए तो बहुत ही छोटा हूँ, तो फिर भी माननीय अध्यक्ष जी का आदेश है, आपके बीच खड़ा हूँ। मुझको मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर आज़ाद की दो बातें बहुत ही अच्छी लगी। एक तो साहित्य की जो परिभाषा आज पहली बार सुनने को मिली, यहाँ अक्सर आता जाता था, लेकिन इस तरह की परिभाषा जिस तरह की दी, आज वाकई कुछ सीखने को, नई चीज़ लेके जा रहा हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और दूसरा, उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को अपनी सीमा समझनी चाहिए, तो मैं भी अपनी सीमा समझता हूँ और उसी सीमा को ध्यान में रखते हुए, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं नमन करता हूँ अंगिका के इतने बड़े महारथी। अंगिका से मेरा कोई विशेष संबंध नहीं है, पिताजी भोजपुर के थे, माँ मैथिल थी। हाँ, मेरी माँ का ननिहाल वहाँ भागलपुर ज़रूर है। और पिताजी आज मुझको बता रहे थे, ये पिताजी ने कभी वहाँ किसी भाषण में कहा था कि 2 बार पति बनने का मौका मिला पिताजी को आंध्र प्रदेश में भागलपुर में। एक बार उनका विवाह वहाँ हुआ मेरी माताजी डॉक्टर वीणा श्रीवास्तव से, तो पति बने थे वहाँ, और दूसरी बार कुलपति बने थे, भागलपुर विश्वविद्यालय के वो कुलपति बने। तो मेरा संबंध अंगिका या आंध्र प्रदेश भागलपुर से बस उतना ही रहा है। मैं विशेष ना विषय पर बोल पाऊँगा, तो अपनी सीमा समझते हुए आप लोगों को नमन। धन्यवाद आदरणीय पारिजात सौरभ जी। सभागार में उपस्थित आप सभी आदरणीय जन इस बात से अवगत हैं कि आज के इस सारस्वतोत्सव का एक दूसरा चरण भी आयोजित होना है। मेरा आशय कवि सम्मेलन से है और हम उस दूसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। अब काव्य की धारा बहेगी इस सारस्वत उत्सव में। तो आइए कवि सम्मेलन का शुभारंभ करते हैं और मैं पहले कवि के रूप में सभागार में उपस्थित श्री जयप्रकाश पुजारी जी को बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। श्री जयप्रकाश पुजारी जी कृपया पधारें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदरणीय अध्यक्ष और अध्यक्ष मंडल के साथ बैठे हमारे अतिथिगण, सभागार में विराजे आप सब साहित्य प्रेमी, और आज जिन महाविभूतियों का जयंती हम मना रहे हैं, दोनों का अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए, आज मैं जो रचना गा रहा हूँ उसका नाम है बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन। बिहार हिंदी साहित्य दरबारों में 9 रतन, यहाँ मिलेंगे 100 रतन। आओ भाई आकर देखो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन।
बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, दरबारों में 9 रतन, यहाँ मिलेंगे 100 रतन। दरबारों में 9 रतन, यहाँ मिलेंगे 100 रतन। आओ भाई आकर देखो, आओ भाई आकर देखो, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन। कीर्ति नारायण बाबू की दान भूमि अनमोल, कीर्ति नारायण बाबू की दान भूमि अनमोल। साहित्य संगीत क्या ज्ञान मिले बेमोल, साहित्य संगीत क्या ज्ञान मिले बेमोल। बीना बजाती माँ शारदे, बीना बजाती माँ शारदे, सबका करती अभिनंदन। आओ भाई आकर देखो, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन। देश रत्न राजेंद्र बाबू को यहाँ मिला वरदान, देश रत्न राजेंद्र बाबू को यहाँ मिला वरदान। राष्ट्रपति वन भारत का जग में बढ़ाया मान, राष्ट्रपति वन भारत का जग में बढ़ाया नाम। महापुरुषों का गाता यहाँ, महापुरुषों का होता यहाँ नित्य नित्य अभिनंदन। आओ भाई आकर देखो, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन। भारत में माँ के आंचल पर दमक रहा बिहार, भारत माँ के आंचल पर दमक रहा बिहार। पटना के राजधानी कदम कुआं में इसका सभागार, राजधानी पटना के कदम कुआं में इसका सभागार। अध्यक्ष अनिल सुलभ यहाँ, अध्यक्ष अनिल सुलभ यहाँ करते सबका बंधन। आओ भाई आकर देखो, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के मंच से बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पर आधारित अपनी रचना प्रस्तुत करके अपने सराहनीय कार्य किया है पुजारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह से आप तुकबंदी कर रहे थे तो हमको लगा कि बाद में ये भी कहिएगा कि करते हैं संचालन अभिनंदन सम्मेलन। अगली बार मैं अब आमंत्रित करता हूं मंचस्थ श्री कुमार अनुपम जी को अपनी रचना का पाठ के लिए। स्वागत है अनुपम जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर अनिल सुलभ जी, हमारे मुख्य अतिथि और विद्वान डॉक्टर राजवर्धन झा आजाद, विधान पार्षद जी, पारिजात सौरभ, परमानंद पांडे जी, चौधरी जी, मधु वर्मा दीदी, चंदा जी, ब्रह्म पांडे जी, आज अंग सम्राट अंग के लाल की हम जयंती मना रहे हैं और रामचंद्र जायसवाल जी और परमानंद पांडे जी। मैं भी अंग प्रदेश से जुड़ा हूँ, मेरा ननिहाल अंग प्रदेश में ही है और हमारे नाना
ये आनंद मोहन सहाय सब लोग जानते हैं, नाथनगर पुरानी सराय। आनंद मोहन सहाय जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, वो मेरे परिवार, मेरे ननिहाल से हैं। तो जब भी अंकिका कभी भी कोई बोलता है कहीं भी, तो मुझे लगता है कि मैं ननिहाल में पहुंच गया। तो इतना मुझे उससे लगाव है। मैं बोल नहीं पाता इसलिए कि मैं बाहर रहा, हमारे फादर आर्मी में थे, बाहर रहता रहा। तो मैं उनको बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से डॉक्टर राजवर्धन झा जी जब भी वो किसी मंच पर जब भी कुछ बोलते हैं तो उससे हम लोग प्रेरणा लेते हैं। नई बात वो कहेंगे और बहुत सही बात कहेंगे। गीता और के श्लोकों की तरह उनकी बात होती है, उनके ज्ञान की तरह बात होती है। उनके पिताजी भगवत जी आजाद जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो भी उसी ढंग से उनकी चर्चा यहाँ हुई है। मैं तो कह रहा हूँ एक कार्यक्रम था नृत्य कला मंदिर में, हम लोग मंच पर थे, कार्यक्रम चल रहा था। अचानक हम लोगों ने देखा कि भागवत जी आजाद आके बैठ गए। उनको बुलाया नहीं गया था और मुख्यमंत्री थे, सीएम थे, उनको बुलाया भी नहीं गया। वो आकर आए और उसमें आके बैठ गए बगल में। अब हम लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गया। मैंने कहा कि भाई आप ऊपर आइए। नहीं, नो, ये नहीं। मैं यहाँ पर क्या श्रोताओं को प्रवेश नहीं है क्या? बोले वो तो है ही, लेकिन आप नहीं, मैं यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में नहीं आया, मैं यहाँ बस श्रोता के रूप में आया हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ। और वो वहाँ बैठे। वो हमको लगता है पहले ही ऐसे मुख्यमंत्री होंगे देश में कि जो इस ढंग से अचानक राह से चले आए और आकर के बिना किसी पूर्व सूचना के कार्यक्रम के आगे एक दर्शक की भांति बैठे। यहाँ पर पहले बिहार में सम्मान देने की कोई परंपरा थी ही नहीं। बहुत पहले अगर देखेंगे, ओम प्रकाश जी यहाँ पर है, हम लोग, मैं उसमें बिहार यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी था और हम लोगों ने उनसे कहा कि इसका उद्घाटन आप कर दीजिए। हम लोग बोले कि सम्मान दो सबको। और पहली बार कम से कम नहीं भी तो 25-30 लोगों को, शोभना नारायण जी से लेके और कृष्णवाणी किशन से लेकर के, और उस समय तो बिहार एक ही था, झारखंड एक ही था, और माइकल किंडो तक हम लोगों ने सम्मान दिया लोगों को। बिहार श्री सम्मान, बिहार गौरव सम्मान, बिहार रत्न सम्मान हम लोगों ने सम्मानित किया। और वो जो कार्यक्रम हुआ, वो कार्यक्रम के पीछे एक व्यक्ति थे, वो थे भागवत जी आजाद जी। और वो बैठे रहे, उनके हाथों से कम 2 घंटा लगा सम्मान देने में लोगों को, वो रहे। और उधर से फिर लोगों को लगा, समाज को लगा कि भाई कुछ सम्मान देने की प्रक्रिया होनी चाहिए। तो फिर लोगों ने सम्मान देना धीरे धीरे शुरू किया है। तो एक परिवार जो है सो वो जिसने संस्कृति को परिमार्जित किया बिहार की। तो खैर भागलपुर से आते हैं, तो भागलपुर को तो मैं हमेशा मानता हूँ कि बिहार के वो सांस्कृतिक राजधानी है। तो मैं उस दृष्टि से कीर्ति आज़ाद जी हमारे बड़े अच्छे मित्र रहे हैं कि भाई, और इनको मैं परिवार का ही सदस्य मानता रहा हूँ। मैं इनको बहुत ही आज सुन रहा था। निश्चित रूप से मुझे कभी नहीं, किसी को नहीं लगा, हम लोग तो नहीं लगा कि कोई एमएलसी है, क्योंकि एमएलसी से बड़ा व्यक्तित्व इनका है। किसी विधायक, विधान पार्षद से बड़ा व्यक्तित्व इनका है। और वो व्यक्तित्व की जो छाप है हम लोगों के हृदय में, हम लोग के मन में, उसमें कहीं से एमएलसी के रूप में फिट नहीं होते। खैर, मैं नमन करता हूँ अंग प्रदेश को और अंग सम्राट उसके विद्वान श्री परमानंद पांडे जी को। मेरी कविता है, मैं पढ़ रहा हूँ। तेरे बिना बहुत ही उदास है ये जिंदगी, तेरे बिना बहुत ही उदास है ये जिंदगी।
तू नहीं तो कहाँ मेरे पास है ये जिंदगी, तू नहीं तो कहाँ मेरे पास है ये जिंदगी, क्या कहूँ कैसे सुबह शाम गुजर रही है, क्या कहूँ कैसे सुबह शाम गुजर रही है, तेरी बेरुखी से एक अनबुझी प्यास है ये जिंदगी, तेरे बिना बहुत ही उदास है ये जिंदगी। कोई तो गम है, भ्रम है, दर्द है, कोई तो गम है, भ्रम है, दर्द है, क्यों लग रहा है तुझको कि खटास है ये जिंदगी, तेरे बिना बहुत ही उदास है ये जिंदगी। तेरी आंखों की नमी से बारिश होने को है अब, तेरी आंखों की नमी से बारिश होने को है अब, धड़कनें खुद कह रही हैं कि परिहास है ये जिंदगी। अब यही बात राजबंधन जी ने कही है, धड़कनें खुद कह रही हैं कि परिहास है ये जिंदगी, तेरे बिना बहुत उदास है ये जिंदगी। बहुत देर लेती है सांस आने में अब, बहुत देर लेती है सांस आने में अब, तेरी सांस ने मिलकर बनाई खास है ये जिंदगी, तेरे बिना बहुत उदास है ये जिंदगी। खुशबू छिटक कर पसर गई है आकाश में, खुशबू छिटक कर पसर गई है आकाश में, सागर की उत्ताल तरंगों सी बिंदास है ये जिंदगी, तेरे बिना बहुत ही उदास है ये जिंदगी। अंतिम पंक्तियां हैं। कोरे पन्नों में उभरते जाते हैं अक्षर, कोरे पन्नों में उभरते जाते हैं अक्षर, स्मृतियों की रोशनी में नहाई उजास है ये जिंदगी, तेरे बिना बहुत ही उदास है ये जिंदगी। स्याही अक्षरों की नब्ज में बह रही है अनुपम, स्याही अक्षरों की नब्ज में बह रही है अनुपम, मृत्यु की प्रतीक्षा में वनवास है ये जिंदगी, वनवास है ये जिंदगी, तेरे बिना बहुत उदास है ये जिंदगी। धन्यवाद श्री कुमार अनुपम जी। आज बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से कवि श्री अर्जुन प्रसाद सिंह जी को महाकवि रामचंद्र जायसवाल स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। मैं इस सम्मानित कवि को बड़े ही सम्मान के साथ मंच पर काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। पधारें अर्जुन प्रसाद सिंह जी, स्वागत है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के कृति अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी, मंच पर विराजमान सभी, ये हर्षवर्धन जी हैं, ओम प्रकाश पांडे जी, सभी मंचासीन को मेरा बहुत बहुत सौ बार धन्यवाद है। और सभागार में उपस्थित सभी परनम्य पुरुषों को मेरा प्रणाम। आज परमानंद पांडे जी, महाकवि रामचंद्र जायसवाल जी की जयंती है। इस सारस्वत अवसर पर मुझे रामचंद्र जायसवाल जी का स्मृति सम्मान मिला है, और यह सम्मान सही ढंग से अगर समझा जाए तो पूरी दुनिया का सम्मान है। ऐसा इस वजह से मैं कहना चाहूँगा कि मैं पूरी दुनिया के लिए अति संवेदनशील व्यक्ति हूँ। किसी की रक्षा की प्रणाली अति संवेदनशीलता का प्रमाण है, और मेरे पास पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के प्रति रक्षा की प्रणाली है, और वो है साहित्य,
उसी साहित्य का मैं समर्थन करता हूँ और मैंने अपने नाम के आगे साहित्य समर्थक भी लिखता हूँ उसी साहित्य को लेकर। उसकी आज बहुत आवश्यकता है। और इन दोनों महाविभूतियों को नमन करते हुए मेरे कुछ गज़ल हैं। दिशा भरम के देश में जो भटक जाते हैं, जाना कहाँ और कहीं अटक जाते हैं। आँखों की रोशनी कम नहीं लेकिन अंधों जैसा झलक जाते हैं। बुद्धि और आत्मा एक जगह पर सेट नहीं, झूठ को सत्य से कभी भेंट नहीं। भला कोई भलाई की क्यों सोचे, उस ओर जब कोई कभी डिबेट नहीं। डिबेट की टोली में ईगो की बोली है, वक्ता कोई हारे कैसे, आपस में हमजोली है। कोई किसी से कम नहीं समझो, सलीम का सफ़र भी हंसी ठिठोली है। हंसकर टाल देते हैं विमर्श की बात, जहां हो रही रात दिन बहस की बरसात। अच्छे दिन बीत गए, बहरहाल अब आने वाली है क़यामत की रात। हताश होना हार का नासूर निशान है। हारता वही जिसे नहीं भगवान की पहचान है। परिभाषा की भूमि पर अर्जुन सिंह, मृत्यु पर विजय पाना भी आसान है। परिभाषा की भूमि पर। धन्यवाद अर्जुन सिंह जी। एक विशेष आग्रह है आने वाले सभी काव्य पाठ करने वालों से। कवि गिनती के तो कम जरूर हैं, मगर समय भी ठंड का है, तो अपनी रचना को संक्षिप्तता प्रदान करें, बिना किसी संबोधन के सीधे सीधे काव्य पाठ करें। आग्रह है आपसे। मैं अब श्री योगेश कुशवाहा जी, जो अपने नाम के साथ व्यंग्यकार उन्होंने लिखा है, आमंत्रित करता हूं। योगेश जी कृपया पधारें, स्वागत है। और इंजीनियर अशोक कुमार जी, आप पधारेंगे योगेश जी के बाद। अध्यक्ष जी, जो मन और नयन को सुहावे उसे मनोनयन कहते हैं। एक दिन अध्यक्ष सुलभ जी, एक दुर्लभ जी के साथ हम जा रहे थे। रास्ते में दुर्लभ जी ने एक लड़की को देखा, बाला को देखा, सूरत ही भोली। दुर्लभ जी ने बोला, अरे इसके इज्जत पर हाथ रख। हमने कहा कि इज्जत पर हाथ रख, मारे जाओगे। कहा कि इस लड़की की सूरत है भोली, हाथ अंदर कर। हमने कहा मारे जाओगे। कहा कुछ नहीं, जेल से छूट गया पंढेर और कोली, पंढेर और कोली, पंढेर और कोली। एक दिन माननीय मैं अपने रंग महल में अपनी मैडम के साथ कर रहा था रेस्ट, इतने में जमराज पहुंच गए मुझे करने अरेस्ट। मेरी मैडम ने कहा पहले मेरा तो लो टेस्ट। अशोक कुमार जी पधारें, सभागार से आप अंतिम कवि हैं। आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी और बड़े ही सम्मानित विधान पार्षद राजवर्धन आजाद साहब और सभी मंचस्थ विद्वज्जन, सभागार में उपस्थित विद्वान सज्जनों एवं विदुषी देवियों, आज जिनकी जयंती मनाई जा रही है, सर्वप्रथम उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और उसके पश्चात मेरे द्वारा स्वरचित कविता है जिसका शीर्षक है सर्द हवाएं।
सर्द हवाओं से बचकर रहना, नियति पर विश्वास न करना, क्या करेगा कोई नहीं जानता, निशा काल में धमकाते रहता। इनकी फैली ऐसी साम्राज्य, सूरज ओझल हो चला है आज, दिखने पर मध्यम प्रकाशमान, मानो प्रभाव में हो रहा चरण। कपड़े गर्म पर गर्मी से दूर, बाहर निकलना बनाना शूर, मुसाफिरहीन वीरान सड़कों पर, ग्राहक तलाश रहे दुकानदार। चाय वालों की चहलकदमी है, अंडा का धंधा सब पर भारी है, गर्म पकौड़ों की बेताबी है, अलाव पर समन्वय का भाव है। घर में अंगीठी अनवरत जली है, खान पान गर्मा गर्म जचती है, ओढ़ना बिछावन रहे भरपूर, खिड़की हो बंद सटे रहे द्वार। सुविधाओं की अपनी सीमा है, इनमें उबन छिपी सी लगती है, उबरे कैसे समझ नहीं आता, इसकी समझ को जाने विधाता। धन्यवाद। अब अपनी रचना के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की आदरणीय उपाध्यक्षा डॉक्टर मधु वर्मा जी। मधु वर्मा जी कृपया पधारें, स्वागत है। माननीय अध्यक्ष जी, मंचस्थ आदरणीय बौद्धिक व्यक्तित्व, सभागार में उपस्थित सभी बंधु बांधव, साहित्यानुरागी, साहित्य सेवी, आज का दिन हिंदी साहित्य सम्मेलन के लिए अत्यंत ही आनंद, सुखद क्षण और अपने साहित्य जो पुराने प्रेमी हैं उनको याद करने का, स्मृति का दिन है। ऐसे तो साहित्य सम्मेलन में सभी साहित्य जो महानुभाव हैं, व्यक्तित्व हैं या साहित्य सेवी हैं, सबकी जयंती मनाई जा रही है और हमेशा वर्षों से उनके व्यक्तित्व को एक आदर सन्निहित जो साहित्य सेवा है उसको याद किया जाता है। स्मृतियाँ ही रहती हैं साहित्य में और व्यक्तित्व उसका आधार बनता है। साहित्य सम्मेलन के तहत आज डॉक्टर परमानंद पांडे और रामचंद्र जायसवाल जी की जयंती है। दोनों साहित्य अनुरागी रहे, साहित्य सेवा की, सर्जना की और उसके साथ साथ उन्होंने आज साहित्य के जो पीढ़ी है उसको भी अपना आधार दिया, क्योंकि पीढ़ियाँ जो बनती हैं वो साहित्य सेवियों के द्वारा ही जब बनती हैं, जैसे परिवार बनता है। तो यह संस्कारगत साहित्य मिलता है ऐसे महानुभावों से जिनके तहत आज हम सब उपस्थित हुए हैं। उनकी स्मृति में उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। और एक बात उसके तहत और भी आनंददायक है और यथास्थिति में प्रणम्य है, जो आज हमारे सामने डॉक्टर परमानंद पांडे के सुपुत्र यहाँ दोनों उपस्थित हैं और यह परंपरा पीढ़ियों की रहती है जो उन्हें याद करते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि पीढ़ियाँ उन्हें याद करती हैं और वो महानुभाव सचमुच में सिर्फ साहित्य अनुरागी नहीं होते हैं, साहित्य सेवी नहीं होते हैं, पीढ़ियों को दर्शन देने वाले वह आधार बनते हैं जिनसे स्मृतियाँ ही नहीं रहती हैं, आनंददायक क्षण भी रहता है और उसके साथ साथ उनका वह आधार हमेशा संस्कृति का परिचायक बना रहता है, जिसे हम याद करते हैं सिर्फ राज्य स्तर पर, परिवार स्तर पर नहीं, राष्ट्र स्तर पर नहीं, संस्कृति के संस्कार स्तर पर। और मैं उन्हें बार बार प्रणाम करती हूँ। मैं अपनी एक छोटी सी कविता सुना रही हूँ जिसको मैंने अपने समसामयिक भावनाओं के तहत लिखा है। शीर्षक है आकुल मन। कविता का शीर्षक है आकुल मन। अंतर मन की व्यथा
अंतर मन की व्यथा जीवन की धरोहर है। अंतर मन की व्यथा जीवन की धरोहर है। अवांछित सारा दुख अपना है। अवांछित सारा दुख अपना है। प्यार भरी नजरों से झांक कर तो देखो, प्यार भरी नजरों से झांक कर तो देखो, यह व्याकुल आंखों में हवा का ही झोंका है, हवा का झोंका है। गहरी पीड़ा में अश्रु बूंद नहीं ढुलकते, गहरी पीड़ा में अश्रु बूंद नहीं ढुलकते। अंतर मन की व्यथा में नजरों का स्नेह मिलता है। अंतर मन की व्यथा में नजरों का स्नेह मिलता है। अंतर मन की व्यथा जीवन की धरोहर है। यह जीवन ही हमेशा अपना स्नेह देता है और कभी तो नजरों का और कभी विश्वास का आधार देता है। यह सिहरन है जीवन का, सुख का सपना है और सचमुच में बसंत का एहसास है। सृजन का यह तन्मय धन है और जिसे हम याद करके जीवित रहते हैं, मान्यता देते हैं और उन्हीं के तहत अपने को हमेशा प्यार भरी नज़रों में झांक कर देखते हैं, क्योंकि बसंत का एहसास ही सृजन का प्रवाह है, सृजन का प्रवाह है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर मधु वर्मा जी। और अब अपनी कविता के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे श्री ओम प्रकाश पांडे प्रकाश जी। स्वागत है। मित्रों, परम आदरणीय भागवत आजाद जी, डॉक्टर परमानंद पांडे जी, ये दोनों आज़ादी के पुरोधा थे। अंग की भूमि ऐसे भी बहुत उर्वर रही इस महीने में। मैं एक राष्ट्रीय भक्ति की कविता आजाद जी का ध्यान विशेष चाहूंगा। माता के माथे पर तिरंगे सिंदूर का श्रृंगार, माता के माथे पर तिरंगे सिंदूर का श्रृंगार, गद्दारों के लिए महाआफत आंखों में अंगार। आंख के डॉक्टर। तो गंगा यमुना गले गले, गंगा यमुना गले गले, एक आंचल तले पले, हिंद माती मातरम, वंदे सर्व शहीदम, वंदे सर्व शहीदम। तो दिया आग का दिया, बाती बर्फ की बाती, दिया आग का दिया, बाती बर्फ की बाती, जल रहे सकल उत्पाती, छिपे जहां जहां देश घाती। तो संगत में साथ साथ सांप और मोर, संगत में साथ साथ सांप और मोर, रात की छत पर हाथ में हाथ सिपाही और चोर। कोई फुफकारे कोई पंख पसारे, कोई फुफकारे कोई पंख पसारे, अमृत बूंद भर राष्ट्रभक्ति का चाहे जैसे भी चख लो। कैसे खाली क्यों खाली मन का मंदिर, कैसे खाली क्यों खाली मन का मंदिर, मूर्ति राष्ट्र माता की रख लो। तनकर सीमा पर सीना यार, तनकर सीमा पर सीना यार, मौत की गोद में जाना जीना तैयार। सिर्फ शून्य में शून्य के लिए संग्राम, सिर्फ शून्य में शून्य के लिए संग्राम। चूमो तो झूमो तो सर्वोच्च शिखर स्वर्ग धाम। नाम क्यों कपूत में, नाम क्यों कपूत में, संशय क्यों सपूत में। सोचो सांचा सामने कि हिंद माटी मातरम, सांचा सामने कि हिंद माटी मातरम। प्रकाश बोलो वंदे सर्व शहीदम, वंदे सर्व शहीदम। मैं सोच कर यही आया था कि ब्रह्मानंद पांडे जैसे कुशल संचालक और कवि को बुलाऊंगा, लेकिन मैंने अपनी कविता उनके नाम से पढ़ दिया। अब उनको मैं बुलाता हूं, मेरे नाम से वो अपनी कविता पढ़ें, ब्रह्मानंद पांडे जी। तो पांडे पांडे का दोष है, ठठेरा ठठेरा बदल बोल नहीं होता है। धन्यवाद आदरणीय ओम प्रकाश पांडे जी। सर्वप्रथम आज जिन दोनों महान साहित्यिक विभूतियों की हम जयंती मना रहे हैं, उनको मैं नमन करता हूं और आपके सामने
जैसा कि मेरा अभ्यास है, मैं प्रेम गीत ही पढ़ता हूँ। आइए एक छोटी अवधि में मिलन से लेकर विरह तक सारे दृश्यों को उपस्थित करने की चेष्टा में कर रहा हूँ। कृपया शांति बनाए रखें। एक प्रेम पौध को बोया था, एक प्रेम पौध को बोया था, साथ तुम्हारा पाने का ही मैंने स्वप्न संजोया था। एक प्रेम पौध को बोया था, एक प्रेम पौध को बोया था। लाल सा बढ़ती गई थी दिन दिन, मैंने न मन को रोका। लाल सा बढ़ती गई थी दिन दिन, मैंने न मन को रोका। मन उपवन में छाई बन कर तुम सुगंध का झोंका। मेरी लगन से तुम अनजानी, मेरी लगन से तुम अनजानी, पर मैं तुम में ही खोया था। एक प्रेम पौध को बोया था, ना जाने कैसे पहुंची थी तुम तक मेरे मन की पुकार। प्रलय की प्रतिमा बन तुम आई, बैठी मेरे हृदय के द्वार। मिलन प्रतीक्षा में बीती, मिलन प्रतीक्षा में बीती, बोझिल घड़ियों को मैं ढोया था। एक प्रेम पौध को बोया था। खिल उठी उमंगे चली तरंगे, रही बरसती सदा फुहार। खिल उठी उमंगे चली तरंगे, रही बरसती सदा फुहार। श्रृंगार किया कलियों ने हर्षित, भ्रमर बही मीठी बयार। तुम पराग सुरभित तुमको, तुम पराग सुरभित तुमको, रसधार स्नेह से मैं धोया था। एक प्रेम पौध को बोया था, एक प्रेम पौध को बोया था। आइए कहानी में मोड़ आता है। किंतु पास थी रात एक ही, बस दो चार पहर थे बाकी। किंतु पास थी रात एक ही, बस दो चार पहर थे बाकी। नई सुबह के संग दोनों को चलना था होकर एकाकी। नई सुबह के संग दोनों को चलना था होकर एकाकी। आह नियति एक पल न जगे, आह नियति एक पल न जगे, तुम नायक पल भी मैं सोया था। एक प्रेम पौध को बोया था, एक प्रेम पौध को बोया था। और अंतिम है, आया विषम काल तब हुआ था,
जो अनचाहा पर होना था, आया विषम काल जब हुआ था, वो अनचाहा पर होना था। जिसको प्रेम अर्पण कर पाया, क्या उसको यूं ही खोना था। जिसको प्रेम अर्पण कर पाया, क्या उसको यूं ही खोना था। विरह की कठिन घड़ी में, विरह की कठिन घड़ी में भी तुम एक पल ना रोए, मैं रोया था। एक प्रेम पौध को बोया था, साथ तुम्हारा पाने का ही, साथ तुम्हारा पाने का ही मैंने स्वप्न संजोया था। एक प्रेम पौध को बोया था, एक प्रेम पौध को बोया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं आज के इस सारस्वत उत्सव में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी को अध्यक्षीय संबोधन हेतु बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। पधारे महोदय, स्वागत है। इस अत्यंत मूल्यवान सारस्वत उत्सव के सम्मानित उद्घाटनकर्ता और जो बिहार विधान परिषद में सद्य मनोनीत हुए हैं, अब अच्छे कवि, मैं पहले इनको साहित्य प्रेमी कहता था, अब ये सुबुद्ध साहित्यकार हैं डॉक्टर राजवर्धन आजाद जी। सम्मेलन की सम्मानित उपाध्यक्ष डॉक्टर मधु वर्मा जी, पारिजात सौरभ जी, ओम प्रकाश पांडे प्रकाश जी, कुमार अनुपम जी, अवध बिहारी सिंह जी, चंदा मिश्र जी, आयोजन के संचालक ब्रह्मानंद पांडे जी और दीर्घाम में प्रतिष्ठित आप सभी विदुषी देवियों और विद्वान सज्जनों, मैं आज जिन विभूतियों को हम सब स्मरण कर रहे हैं उनके प्रति श्रद्धा तर्पण करूं, उसके पूर्व राजवर्धन आजाद जी को बहुत ही हार्दिकता से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बिहार विधान परिषद में ये मनोनीत हुए हैं तो शिक्षा, चिकित्सा, साहित्य, इन सभी सारस्वत विधाओं की एक प्रकार से वहाँ प्रतिनिधित्व हुआ है और यह बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के लिए भी गौरव का विषय है, इसलिए विशेष रूप से आपको बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। कवि अर्जुन प्रसाद सिंह जी को, उन्हें आज जो सम्मेलन ने अलंकृत किया है उसके लिए भी उनको बहुत ही हार्दिकता से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। परमानंद जी पांडे को पर जब हम जरा भी विमर्श करते हैं, चिंतन करते हैं, तो एक ऐसे संत ऋषि का व्यक्तित्व समक्ष उपस्थित होता है जिसने अपना सर्वस्व राष्ट्र, राष्ट्रभाषा, अपनी मातृभाषा अंगिका और समाज को अर्पित कर दिया। और इनका जो विशाल विराट कृतित्व है व्यक्तित्व के समानांतर, वह यह कहने पर विवश करता है कि एक बोली को भाषा का रूप देने का जो महान कार्य किया है परमानंद जी पांडे जी ने, वह एक अद्भुत और अद्वितीय कार्य।
बोलियां जिनको व्याकरण का अनुशासन नहीं प्राप्त होता है वो बोलियां ही रह जाती हैं। जिन बोलियों को व्याकरण का अनुशासन प्राप्त हो जाता है वे बोलियां भाषा में परिवर्तित हो जाती है, उन्नत हो जाती है। तो ये डॉक्टर परमानंद पांडे हैं जिन्होंने अंग प्रदेश की इस बोली को अंगिका भाषा के रूप में समुन्नत किया, उसे व्याकरण का अनुशासन प्रदान किया और इतना कुछ लिखा। वह एक थाती है, एक धरोहर है, न केवल अंगिका के लिए बल्कि हिंदी और अन्य भाषाओं के लिए भी। और आप सभी जानते हैं कि पांडे जी ने 700 पृष्ठों में 737 पृष्ठ बता रहे हैं पंडित। तो भाषा विज्ञान पर अंगिका का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन मेरे ख्याल से ही नाम है। इस नाम से उन्होंने इतना बड़ा एक ग्रंथ लिखा। हाँ, और अनेक सृजन कर, काव्य सृजन कर, जिसमें एक बड़ी अच्छी रचना उनको बहुत विश्रुत हुई थी, पछुआ बयार। इसको पढ़कर उनके पुत्र प्रोफेसर अन्नमूर्ति जी ने आपको सुनाया भी। मंच के अद्भुत कवि थे, मंचों पर उनका होना उस कवि सम्मेलन की सफलता की, अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग करूं तो गारंटी थी। ऐसा ही सुदर्शन व्यक्तित्व, हमेशा मुख पर एक स्निग्ध मुस्कान और अद्भुत लावण्य, अद्भुत तेज। और ये जो तेज था वह तेज इनकी साधना का परिणाम था। ये वास्तविक रूप से एक बड़े साधक थे और अपने अंतिम दिन, आयु के अंतिम काल को उन्होंने शुद्ध रूप से भगवत चरणों में अर्पित कर दिया था। मंदार पर्वत पर वो बैठ ही गए थे और वे बड़े तैराक बड़े थे। प्रतिदिन मंदार पर्वत से उतर करके गंगा में स्नान करते थे, गंगा को इस पार से जाते थे, उस पार से लौटते थे। और चढ़ते उतरते, कब उतर करके कहाँ चले गए, ये आज भी संसार के सामने वो प्रश्नवाचक है। इसीलिए मैं उनको एक महान ऋषि भी मानता हूँ, परमात्मा के अनन्य भक्त, और आप कहिए कि स्वयं भावित आत्मा ऋषि थे। उनके चरणों की वंदना करता हूँ। उनको आज अंक कोकिल उन्हें कहा भी जाता रहा, उनको प्रणति निवेदित करता हूँ। और संक्षेप में महाकवि रामचंद्र जायसवाल जी को भी स्मरण करना चाहिए। अंग कोकिल को तो जब हम अंगिका का भारतेंदु भी कहते हैं, अंगिका का पाणिनि भी कहते हैं, तो जायसवाल जी भी हिंदी प्रबंध काव्य में एक बड़े ही मूल्यवान नाम थे। और ये उस पीढ़ी के कवि थे जब हिंदी खड़ी बोली, हिंदी खड़ी होकर के चलना शुरू की थी। और इसलिए उस समय के जितने बड़े कवि हुए हिंदी के, वे सब के सब आदरणीय और प्रणम्य हैं। जायसवाल जी ने रामायण और गीता आदि हमारे प्राचीन ग्रंथों, मूल्यवान ग्रंथों का खड़ी बोली में लिखने की चेष्टा की थी, उसमें सफल रहे थे। और जब हम द्विवेदी जी को स्मरण करते हैं, दोनों द्विवेदियों को, तो जायसवाल जी भी स्मरण में आते हैं।
उनको बहुत ही श्रद्धापूर्वक प्रणति निवेदित करता हूँ और आप सबके प्रति साधु भाव प्रकट करता हूँ। एक गज़ल की कुछ पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ। डॉक्टर साहब को जल्दी भी जाना है और वो कुमार अनुपम जिंदगी से निराश हताश दिख रहे थे, तो जिंदगी पर भी मेरी एक पुरानी गज़ल है, उसके कुछ अशार पढ़ देता, सभी नहीं। जिंदगी क्या है, उसकी विसात क्या है, औकात क्या है और वो है क्या, ये कहने की चेष्टा इस गज़ल में की गई है। सहरा में दो बूंद आब सी है जिंदगी, सहरा में दो बूंद आब सी है जिंदगी, खूबसूरत मगर ख्वाब सी है जिंदगी, खूबसूरत मगर, ये बहुत खूबसूरत जिंदगी है। आप केवल जिंदगी को समझने की कोशिश करिए। अगला शेर कहा है, कुछ लोगों को भ्रम गुमान हो जाता कि हम बड़े हो गए। इसका अपने वक्तव्य में आज़ाद जी ने खुलासा किया है कि जो व्यक्ति होता है, जो होता है वही उसको समझना चाहिए और उतना ही समझ लेने से आदमी बड़ा हो जाता है। तो इस पर एक शेर कहा, किस बात का गुमा है, किस भरम में हो मी, थोड़ा कुछ मिला नहीं कि किस बात का गुमा है, किस भरम में हो मी, उफनती हुई नदी में नाव सी है जिंदगी, उफनती हुई नदी में। और अगला शेर कहा है कुमार अनुपम जी के लिए कि सच है कि फानी है न हर रोज रहेगी, सच है फानी है, सच है कि फानी है न हर रोज रहेगी, फिर भी भरी हुई है ताऊ सी है जिंदगी। अगला शेर कहा है कि लोग कहते हैं ये अजूबा वो अजूबा, इस जिंदगी से अजूबा क्या है? लाख बार सोचा है फिर भी इसका उत्तर मिला नहीं अभी तक। पता नहीं हजारों वर्षों से, सदियों सहस्राब्दियों से जिंदगी क्या है, जीवन क्या है, आत्मा क्या होती है, ये बताने की लोग चेष्टा ही कर रहे हैं। अभी तक किसी को बात समझ में नहीं आई। है कौन दूसरा क्या अचरज ओ पहेली, है कौन दूसरा क्या अचरज ओ पहेली, कुदरत का करिश्मा है नायाब सी है जिंदगी। आखिरी शेर पढ़ता हूँ और इसी शेर को मैं जिंदगी का मकसद भी और हासिल भी, उद्देश्य भी और प्राप्ति भी मानता हूँ। मुस्कुरा के यूं ही आप खुशियां लुटाइए, मुस्कुरा के यूं ही आप खुशियां लुटाइए, हर फिक्र हो फना तो शादाब सी है जिंदगी। हार्दिक आभार अध्यक्ष महोदय। आशा ही नहीं विश्वास है कि कुमार अनुपम जी अगली बार अपनी रचना का अंदाज बदल देंगे।
आज के कार्यक्रम में अब एक धन्यवाद ज्ञापन शेष रह गया है। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आदरणीय श्री किशन रंजन सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया पधारें महोदय। संक्षिप्त संबोधन हमारे मुख्य अतिथि की व्यस्तता बस कहीं कार्यक्रम है, कृपया ध्यान दें। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के तत्वाधान में आयोजित अंग कोकिल डॉक्टर परमानंद पांडे एवं महाकवि रामचंद्र जायसवाल जयंती सह कवि सम्मेलन के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी, आज के हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री डॉक्टर राजवर्धन आजाद जी एवं मंचस्थ सभी विद्वज्जन तथा सभागार में उपस्थित विद्वान सज्जनों एवं देवियों, मैं अपने सदी के दोनों महान विभूतियों अंग कोकिल डॉक्टर परमानंद पांडे एवं महाकवि रामचंद्र पांडे जी की स्मृति को नमन करते हुए अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। मंचस्थ विद्वानों ने विशेष रूप से हमारे अध्यक्ष महोदय ने अपने संबोधन से हमें अंग कोकिल डॉक्टर परमानंद पांडे जी द्वारा अंगिका के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए अवदानों तथा मंच पर उनके द्वारा अपनी कविताओं को सुमधुर कंठ से प्रस्तुति की सराहना की गई। वहीं महाकवि रामचंद्र जायसवाल द्वारा हिंदी कविताओं में उनकी विशिष्टता से हमें अवगत होने का सौभाग्य प्रदान किया गया। मैं इन दोनों मनुष्यों की स्मृति को पुनः एक बार नमन करता हूँ। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वान सज्जनों एवं देवियों तथा कवियों एवं कवित्रियों का भी आभार सहित अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।